नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। कि जमात को बैन करेंगे। तबलीगी जमात का नाम इस देश में अब हर कोई जानता है। क्या उसे नरेंद्र मोदी बैन करेंगे, ये सवाल क्यों पूछना पड़ रहा है, आज इसकी डिटेल आपको बताऊं। क्योंकि देश को सबसे बड़े खतरे से आगाह करने वाला चैप्टर लेकर आया। नहीं बता पाया था आपको, आज उसके बारे में बताऊंगा। और अगर आपको इस समुद्र में तैरने वाले शहर में फ्लैट लेना है तो कितना पैसा खर्च करना होगा, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। संसद में एक स्पेशल लंच था आज, जिसमें सभी सांसदों ने फैट ग्रेन से बना खाना खाया, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, मिलेट्स। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लंच किया। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। क्यों किया गया, कैसे इससे फायदा होगा गरीब देशों का, कैसे संकट से लोग निकल पाएंगे, ये सब मैंने आपको कल ही पाठशाला में बताया। आज संसद में पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान को लेकर बहुत हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खड़गे से माफी मांगने के लिए कह दिया। प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये ओरिजिनल नहीं, इटालियन कांग्रेस है। पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर की आज पेशी हुई है। सुनवाई के दौरान सुकेश ने अपने बयान में कह दिया कि उसने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए। इसके साथ ही उसने जेल अथॉरिटी को गिफ्ट भेजने की बात भी कही। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश जारी किए। केजरीवाल सरकार पर सरकारी खर्चे से विज्ञापन देने के आरोप है। एलजी ने इस भुगतान के लिए केजरीवाल सरकार को 15 दिन का वक्त दिया। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अपने बयान को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय घिरते जा रहे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अजय राय को नोटिस भेज दिया है। कहा कि 28 दिसंबर तक जवाब दीजिए। स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया, पूछा कि क्या गांधी परिवार को ऐसी भाषा पसंद है। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई 70 मौतों का मामला संसद में गूंजा। पूरे मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम छपरा पहुंची। विपक्ष ने इसके खिलाफ जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने कहा कि केंद्र सरकार एनएचआरसी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। तो ये हो गया दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन। तबलीगी जमात बैन है। कहां कहां बैन है भैया? एक तो है उज्बेकिस्तान, यहां पर तबलीगी जमात को बैन किया हुआ है। कब से बैन किया हुआ है? 2004 से किया हुआ है। 2004 से उज्बेकिस्तान ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान, इसने भी तबलीगी जमात को 2004 से बैन किया हुआ। 2006 से ताजिकिस्तान ने बैन किया हुआ है तबलीगी जमात को। 2006, 2009 से रूस, एक और देश जिसने तबलीगी जमात को बैन कर दिया 2009 में। 2013 से कजाकिस्तान, इसने बैन कर दिया 2013। 2013 से ही सुनिए, ईरान में बैन है, एक और इस्लामिक कंट्री, तबलीगी जमात बैन है। और 2021 एक और इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब, यहां भी तबलीगी जमात को बैन कर दिया गया। इतने सारे देश, इसमें इस्लामिक कंट्रीज भी हैं जहां तबलीगी जमात को बैन किया गया। और सऊदी अरब ने तो बैन करते हुए यहां तक कह दिया था कि तबलीगी जमात जो है वो आतंक की तरफ ले जाने वाला द्वार है। इनकी जो सोच है, इस्लामिक देश होने के बावजूद सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया था। सऊदी अरब ने यह कहते हुए बैन लगाया था कि तबलीगी जमात आतंकवाद का जन्मदाता है। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन का समर्थन करते हुए कहा था कि इस समूह से लोगों के भटकने और ब्रेन वॉश होने का खतरा है। यह आतंकवाद के एंट्री गेट में से एक है। भले ही वह कुछ और दावा करें, लोगों को बताएं कि यह संगठन समाज के लिए खतरा है। यह सऊदी अरब ने कहा था बैन लगाते। अब इस पूरे मामले में जो 11 लोग पकड़े गए हैं आरोपी, उन सब का भी तबलीगी जमात से कनेक्शन निकल रहा है। और इसलिए चर्चा हो रही है
कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश की सरकार तबलीगी जमात पर एक्शन के लिए कुछ सोचेगी? क्या इस पर जांच होगी कि क्या तबलीगी जमात पे जो आरोप दूसरे इस्लामिक कंट्रीज ने लगाए हैं क्या वो इस देश में भी हो रहा है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो रहा है, कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या वो देश के लिए खतरा है? क्या इस मामले में जांच होगी? ये बड़े प्रश्न हैं जो इस केस के डिटेल सामने आने के बाद सरकार की तरफ उठ रहे। पाठशाला में अब भारत चीन युद्ध का वो ट्रेलर जिसे देखकर कांग्रेस का फ्यूज उड़ जाएगा। इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे नए भारत से युद्ध लड़ना चीन के औकात से बाहर की बात है, और राहुल गांधी के लिए भी यह चैप्टर जरूरी है। वो देखें कि भारत के डर से कैसे चीनी सैनिक डिप्रेशन में जा रहे हैं। चीन के मामले में कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री भारत से लड़ना औकात से बाहर की बात है। उसका पहला कारण यह है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें चीन की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया गया। यह वही वर्ल्ड बैंक है जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इस वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी। वर्ल्ड बैंक इसने एक रिपोर्ट जारी की थी और कहा था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है इसको रिवाइज करके इसने बढ़ा दिया। इसने कहा था कि जीडीपी ग्रोथ भारत की जो है वो 6.5 से बढ़कर 6.9% हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि इसी वर्ल्ड बैंक ने चीन के लिए क्या कहा है आपको पता है? इसने चीन का भी रिवाइज कर दिया और इसने कहा है कि चीन का जो हमने पहले कहा था कि चीन 4.3% से बढ़ेगा, नहीं बॉस, वो और गिर गया है। वो 2.7% से जीडीपी उसकी रहेगी। मतलब जो वर्ल्ड बैंक भारत के लिए कह रहा है कि नहीं भैया ये तो अच्छा कर रहे हैं, इनका तो और तेजी से बढ़ेगा मामला, वही चीन के लिए कह रहा है कि बॉस ये तो और नीचे जा रहे हैं, डाउन। अब यहां भारत के अंदर कुछ लोगों को भारत कमजोर लग रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था को भारत में दम दिख रहा है और चीन में दम नहीं दिख रहा। अब जो डूब रहा है वो युद्ध लड़ेगा बॉस। वर्ल्ड बैंक ने जून में अनुमान लगाया था कि 2022 में चीन की जीडीपी ग्रोथ 4.3% रहेगी। अब वर्ल्ड बैंक जो है उसको घटा रहा है 2.7%, जबकि चीन ने 2022 में जीडीपी ग्रोथ का अपना टारगेट रख लिया था कि हम 5.5% से बढ़ेंगे। यानी चीन के टारगेट से लगभग आधा रहेगा जीडीपी ग्रोथ, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। वर्ल्ड बैंक ने 2023 के लिए भी चीन की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8.1% से घटाकर 4.3% कर दिया है। यानी अगला साल भी इनके लिए बर्बाद है। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे जवानों को सीमा पर चीन के सैनिक पीट रहे हैं। तो एक तो आपको दिखाया कि भाई जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो युद्ध नहीं लड़ सकता। भाई तुम्हारा देश ऑलरेडी बर्बाद हो रहा है और एक युद्ध की कीमत क्या होती है वो अभी आपको आगे समझाऊंगा कि अगर चीन इस अर्थव्यवस्था के हाल में अगर लड़ेगा तो क्या होगा, उसका पूरा डिटेल अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन एक दूसरी बात बताता हूं, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि हमारे जवानों को सीमा पर चीन के सैनिक पीट रहे हैं। राहुल गांधी जी आज आप पाठशाला देखिए, आज आपको मैं बताता हूं कि वो क्या हमें पीटेंगे जो खुद पिटे हुए। भारतीय सेना के सामने चीन के सैनिक कुछ नहीं है बॉस। उनकी हिम्मत जवाब दे रही है, उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है और यह बात खुद एक तरह से चीन की सेना मान रही है। लेकिन उससे पहले आपको हांगकांग के एक अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक हेडलाइन दिखाता हूं। जरा हेडलाइन यहां डालिए। राहुल गांधी जी शायद नहीं पढ़ते होंगे, भारत यात्रा में हो सकता है बिजी रहते होंगे, तो कोई पाठशाला की क्लिपिंग ही भेज दे उनको। ये अखबार क्लिपिंग इसकी कह रही है, मेंटल हेल्थ द बिग स्ट्रेस टेस्ट फॉर चाइनाज मिलिट्री एम्बिशंस। यानी इसमें लिखा गया है कि यह हेडलाइन मैंने आपको इस मकसद से दिखाई है कि चीन के सैनिकों के बारे में जो कहा जा रहा है ना कि वो पीट रहे हैं भारतीय सैनिकों को। भाई ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है कि उनकी हालत खराब है, भारतीय सैनिकों ने उनकी हालत खराब कर दी। ऐसी खबरें आ रही हैं जिनको लग रहा है कि वो पीट रहे हैं, वो अपने सपने में रहें, लेकिन सच्चाई ये है। हेडलाइन हवाबाजी में नहीं लिखी गई है। चीन की सेना की मानसिक हालत ठीक नहीं है और खुद चीन के लिए बहुत चिंता की बात है। यह हेडलाइन छप रहा है भाई कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, स्ट्रेस में है वो लोग कि कैसे इंडिया को हराएंगे, भाई कैसे इंडिया से लड़ेंगे।
खुद चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ही एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के हर 5 में से एक सैनिक में अवसाद यानी डिप्रेशन आ गया और दूसरी मानसिक समस्याओं से परेशान है वो। यानी 20% फौज तो इनकी ऐसे ही खत्म है, डिप्रेशन में। एक डिप्रेशन की गोली खा के लड़ेंगे भारत से। एलएसी पर भारत के साथ दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी जिसको कहते हैं, और ताइवान पर अमेरिका के साथ तनाव के बीच चाइनीज सैनिकों को घबराहट होती है, चिंता, डर का सामना करना पड़ रहा है। वो अंदर से डरे हुए हैं भाई। उनके यहां कंपलसरी है सेना में आके लड़ो। हमारे यहां थोड़ी है कि दिल में देश लेके लड़ने उतरे अपनी मर्जी से। उनको तो डाल दिया ज्यादातर को जबरदस्ती। अब उनका दिल इसी में धक धक करता है। जैसे कई लोग क्या होता है, क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते हैं, फील्डिंग अच्छी नहीं करते हैं, उनको डर लगता है कि बॉल तेज आएगी तो क्या होगा, तो वो क्या करते हैं, वो फील्डिंग में खड़े रहते हैं और मनाते रहते हैं, हे भगवान मेरे तरफ बॉल ना है, हे भगवान मेरे तरफ बॉल ना है, लगेगी तो चोट लगेगी। वैसे ही इन सैनिकों का हाल, ये मनाते हैं हे भगवान युद्ध ना हो जाए, हे भगवान युद्ध ना हो जाए, 2-3 साल जो मेरा कंपलसरी है वो निकले, उसके बाद में घर जाऊं। ये इनकी हालत है। हमारे यहां राहुल गांधी कह रहे हैं ये पीटेंगे भारतीय सैनिकों, ये पीटेंगे। पीएलए की तरफ से अपने सैनिकों की मेंटल काउंसलिंग सर्विस शुरू की गई है, जिसमें सैनिकों की मानसिक सेहत को लेकर लगातार उनसे बात की जा रही है। ऐसे कोर्सेज शुरू हुए हैं जिससे सैनिकों को तनाव से निपटने में मदद मिल सके और वो युद्ध के लिए खुद को तैयार कर सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एलएसी पर -20 डिग्री से -50 डिग्री तक जाने वाले तापमान के बीच बेहद मुश्किल ट्रेनिंग की वजह से चीनी सैनिक बहुत प्रेशर में। इनका खून जम जाता है सोच के कि बाप रे इतना ठंड में कैसे रहेंगे। इनका यहां फ्यूज उड़ जा रहा भाई, कैसे इतना ठंड सहेंगे। यह बात पहले सामने आ चुकी है कि चीनी सेना के भीषण ठंड और बेहद ऊंचाई वाले ठिकानों पर तैनात होने के कारण ठीक से वो ड्यूटी नहीं कर पाते। यही वजह है कि पीएलए ने पिछले कुछ महीनों में एलएसी पर अपने 90% सैनिकों को रोटेट किया है, क्योंकि उसको पता है कि ये लड़ नहीं पाएंगे भाई। उस दिन आया था ना वीडियो, भारतीय सैनिक जो है इनको भेड़ बकरी की तरह खड़ा करके पीट रहे थे। इनका दिमाग शून्य हो जाता है, हाथ पैर नहीं चलता, इनको समझ ही में नहीं आता क्या करना है। और हमारे यहां की तरह वीरता है नहीं कि लड़ेंगे, तो 90% को रोटेट कर देते हैं ताकि कुछ नया आ जाए, किसी का डिप्रेशन में वहीं पे खत्म ना हो। जबकि भारतीय सैनिक 40 से 50% रोटेट होते हैं। भारतीय सेना के बहुत से जवान इस इलाके में 2-2 साल की पोस्टिंग पर जाते हैं और सीमा की सुरक्षा करते हैं। और हमारे यहां कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय सैनिक को पीट रहे हैं, ये पीटेंगे। वैसे चीन के सैनिकों की इस हालत के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बहुत बड़ा रोल है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों के लिए कहा था कि वो पीस डिजीज से पीड़ित है। अब ये अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब वर्ड है। ये पीस डिजीज क्या होता है भाई? पीस का मतलब क्या हो गया? शांति। पीस डिजीज, पीस का मतलब शांति और ये बीमारी। तो उनका राष्ट्रपति कह रहा है कि भाई ये जो है ये शांति की बीमारी से पीड़ित हो गया। अब ये शांति की बीमारी क्या होती है? पीस डिजीज का मतलब होता है युद्ध के अनुभव की कमी। इनको कोई शांति प्रिय नहीं है, ये इनके पास युद्ध का अनुभव ही नहीं है। यानी चीन के सैनिक युद्ध लड़ना भूल गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन ने साल 1979 में 1979 में वियतनाम वॉर आखिरी बार लड़ा था। उसके बाद से इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई युद्ध ही नहीं लड़ा है। जो नए सैनिक आए हैं उनको लड़ाई का कोई अनुभव ही नहीं है। यानी 43 साल से चीन के सैनिकों ने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। ये वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो सिर्फ वीडियो गेम में क्रिकेट खेलते आए। ये वो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो वीडियो गेम में फीफा खेलते आए। इनको मैदान में खेलना ही नहीं आता है। ये क्या खेलेंगे, क्या लड़ेंगे? यही कारण है कि शी जिनपिंग ने पीएलए के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेना को रिफॉर्म करने की जरूरत है। इसलिए सैनिकों को टफ ट्रेनिंग दो भाई। इंडिया तो युद्ध पे युद्ध लड़ता है और अपने यहां तो इंटरनल युद्ध जो चलाता है, पाकिस्तान आतंकी भेज रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे अलग हम निपटते रहते हैं। तो शी जिनपिंग ने कहा कि इनको ट्रेन करो। नहीं चलेगा ऐसे काम भाई, इनसे ना हो पाएगा। तो इसके कहने के बाद चीनी सैनिकों की वॉर जोन ट्रेनिंग शुरू। दूसरे देशों के साथ जो सेना थी उससे युद्धाभ्यास कराया कि लड़ो आपस में ही, थोड़ा बहुत खेल खेल में लड़ के देखो।
एलएसी पर बारी बारी से सैनिकों की पोस्टिंग बढ़ा दी कि जाओ वहां रहोगे तो कम से कम सीखोगे कुछ। लेकिन इससे चाइनीज सैनिकों का तेल निकल गया। उन्हें लगा कि कहां फंस गए बॉस, अब मना कर नहीं सकते, वहां तो मना करने का हिसाब नहीं है, वो तो देने लगते हैं। तो वो मना करो तो वो देते हैं, यहां तो इंडिया दे देता है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। भाई जिसमें ना राष्ट्र प्रेम की भावना है, ना देश की रक्षा करने का उत्साह है, ऊपर से इतनी मुश्किल ट्रेनिंग, चाइनीज सैनिकों का वैसे ही दम निकल गया। भाई लोग प्रेशर में आ गए। अब अगर कोई कहेगा कि ऐसे सैनिक किसी को पीट पाएंगे तो कौन यकीन करेगा। फिर सामने भारत के सैनिक हैं जो चाइनीज सैनिकों के मुकाबले मानसिक तौर पर कहीं ज्यादा मजबूत हैं और जिन्हें युद्ध का अनुभव भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के सैनिकों की मानसिक हालत को देखकर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह दुनिया की प्रतिष्ठित मेडिकल लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया भर की मेडिकल रिसर्च प्रकाशित होती है। इसमें कहा गया है कि साउथ चाइना सी पर तैनात चीन के नौसैनिक भी बहुत तनाव और डिप्रेशन में। इसके समझने के लिए शंघाई में मौजूद नेवल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया जिसमें चीन की सबमरीन्स में तैनात, पनडुब्बियों में तैनात 580 नौसैनिकों को इसमें शामिल किया गया। इन सैनिकों की मानसिक स्थिति समझने के लिए कई राउंड के उनसे सवाल जवाब हुए जिसमें यह पाया गया कि 107 नौसैनिक और अधिकारी बहुत तनाव में थे। बातचीत हुई तो पता चला, बोल तो पाते नहीं है। वजह बताई गई कि साउथ चाइना सी में बढ़ रहे तनाव की वजह से सैनिक बहुत परेशान है, घबराए हुए। अब आप बताइए कि डरा हुआ घबराया हुआ कौन है? किसके सैनिक डरे हुए घबराए हुए? किसकी सुरक्षा कर पाएगा वो खुद इतना बीमार और परेशान सैनिक? वो खुद की रक्षा कर ले, वही बहुत बड़ी बात। इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि चीन की सरकार अपने सैनिकों की कदर नहीं करती। वो सिर्फ अपनी सरकार के लिए एक टूल है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि चीनी सरकार या शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों की शहादत का कोई सम्मान किया हो, उनकी कोई तारीफ की हो। कुछ नहीं करते ये लोग। गलवान में भी जो चीन के सैनिक मरे, विदेशी मीडिया ने छापा कि कितने मर गए। इन लोगों ने तो उनको ढंग से अंतिम विदाई भी नहीं दी। चीन अपने लोगों का क्या सम्मान करेगा बॉस? वहां तो कैसे कोरोना लॉकडाउन लोगों के साथ में लॉकडाउन में लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। ये तो दुनिया ने देखा ना। अब सोचिए जब किसी के साथ ऐसा असम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा तो सैनिकों के मन में असुरक्षा की भावना और मानसिक बीमारियां तो पैदा होंगी। यहां एक बात और है कि जो लोग कहते हैं कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत इसकी अनदेखी कर रहा है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भारत की तैयारी पूरी है और चीन के बराबर ही नहीं, उससे ज्यादा ताकत सीमा पर लगी हुई है। जबकि दुनिया यह जानती है कि चीन की अपनी अंदरूनी हालत ऐसी है कि वो इस वक्त कोई युद्ध लड़ना तो दूर, युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो डाइवर्ट करेगा, वो कुछ कुछ तमाशा करेगा, लेकिन फुल फ्लेजेड युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है चीन। भाई वहां कोरोना लॉकडाउन की वजह से शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। इससे बचने के लिए चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अचानक छोड़ दी कि चलो ठीक है, पब्लिक का तमाशा जो है वो कम से कम बंद हो जाएगा। अब अलग अलग रिसर्च मॉडल के अनुमान के जरिए यह बताया जा रहा है कि कोरोना से चीन में लाखों लोग मर सकते हैं, तो वो अपने लोगों को तो बचा नहीं पा रहा, यहां भारत के सैनिक क्या मारेगा भाई? चीन के शांघाई जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में छपे एक रिसर्च पेपर के मुताबिक चीन में 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। 20 लाख। अब जब दुनिया कोरोना से बाहर आ गई, भारत में लोग मास्क को रुमाल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं मुंह पोंछने के लिए, वहां 20 लाख लोग मर जाएंगे, ऐसी हालत हो गई। नेचर मेडिसिन में चीन और अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों के छपे एक रिसर्च पेपर में अनुमान लगाया गया है कि चीन में 15 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। ये उनकी हालत है। ब्रिटेन की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और एनालिटिक्स कंपनी एयरफिनिटी ने बताया कि वैक्सीनेशन कम होने की वजह से चीन में 13 लाख से 21 लाख लोग मर सकते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने अनुमान लगाया कि 2023 में चीन में 10 लाख से ज्यादा मौतें होंगी। जो एक्सपर्ट चीन में लाखों लोगों के मरने का अनुमान लगा रहे हैं, वो अनुमान ऐसे ही नहीं लगा रहे कि चलो कुछ भी बोल देते हैं। चीन के अस्पतालों में इस वक्त मरीजों के लिए जगह नहीं है बॉस। सारे बेड भर गए हैं। चीन के सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। यह वीडियो बीजिंग के एक हॉस्पिटल का है जहां सारे बेड भरे हुए हैं, लोग
बेड, 2 बेड के बीच 3 लोग लेटे हुए हैं। कोविड मरीज जमीन पर लेटकर इलाज करा रहे हैं। यह है चीन का हाल, जो कोविड को कंट्रोल करने के लिए सारे उपाय कर चुका, और हमारे यहां लोग इंडिया में गाली देते हैं। हमारे यहां नेशनल स्पोर्ट्स जैसे होता है, नेशनल फ्लावर होता है, सब कुछ होता है। नेशनल टाइम पास भी अगर एक घोषित कर दिया जाए तो गाली देना होगा, ऊपर से सस्ता इंटरनेट मिल गया। हमारे यहां ये नहीं है, वो नहीं। देखिए चीन की हालत क्या है। अमेरिका की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे झंडे लगे हुए थे सफेद सफेद, 6 लाख लोग मर गए। चीन ये कहता है कि कोविड के कारण 19 दिसंबर को 2 मरीजों की मौत हुई, लेकिन ये सच नहीं है। बीजिंग के एक अस्पताल की तस्वीर आपको दिखाता हूं। इस अस्पताल के कॉरिडोर में 1-2 नहीं बल्कि 19 डेड बॉडी पड़ी हुई है। 19। ये वो मरीज हैं जिनकी मौत कोविड से हुई है, और इन सभी को प्लास्टिक में लपेट दिया गया। अस्पताल में ये डेड बॉडीज इसलिए पड़ी हैं क्योंकि शमशान तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां खाली नहीं, और कह रहा है 2 लोग मरे। तो ये क्या है? ये रैप कर करके क्या रखा हुआ है? और बाकी डेड बॉडीज ऐसे रखी जाती हैं जैसे कोरोना की रखी जाती हैं। तो सबको समझ में आ रहा कि किसकी डेड बॉडी है, कैसे इनकी मौत हुई। चीन के कई शहरों में क्रेमेटोरियम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। लोग गाड़ियों में डेड बॉडी लेकर उसे शमशान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहां वेटिंग टाइम 7 दिन का चल रहा है। 7 दिन। यह तस्वीरें बीजिंग के सबसे बड़े शमशान बाबाओशान की है। इसके बाहर गाड़ियों की कतारें दिख रही हैं। हर गाड़ी में एक डेड बॉडी है। शवों का अंतिम संस्कार होने में हफ्ते भर का समय लग रहा है। लोग गुजारिश कर रहे हैं कि शव को शमशान में ही स्टोर कर लें, लेकिन वो भी फुल हो चुका है। बीजिंग के क्रेमेटोरियम में 2000 से ज्यादा शव रखे हुए हैं जिनका अंतिम संस्कार किया जाना है। ये कतार आप देख रहे हैं शमशान के बाहर गाड़ियों की, सब में डेड बॉडी, अंदर रखने की जगह नहीं है। ये है चीन का हाल, और ये भारत से युद्ध लड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा ना, इनके औकात के बाहर का है। अर्थव्यवस्था शमशान में ही है, और लोग शमशान पहुंच रहे हैं सो अलग। और अभी बताऊंगा कि खर्चा कितना बैठेगा, जो ये उठा पाएंगे कि नहीं, युद्ध लड़ेंगे भारत से। बीजिंग के शमशान में रोजाना लगभग 200 शव आ रहे हैं, जबकि पहले यहां 30-40 शव रोजाना आते थे। इस शमशान के कर्मचारी भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए बाकी बचे कर्मचारियों पर बोझ बहुत बढ़ गया। यहां लगातार शवों को जलाया जा रहा है, जिसका धुआं दूर से ही दिखाई देता है। देख रहे हैं ये धुआं। चीन में लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार तक नहीं करा पा रहे। शवदाह गृहों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है। जैसे ही शवदाह गृहों के बाहर लंबी लाइनों की तस्वीरें वायरल हुई, फौरन क्योंकि ये वीडियो वायरल हो गया, उनको लगा ये तो दुनिया को पता चल जाएगा। कह रहे हैं कि डेड बॉडी लेके घर जाओ, जब अपॉइंटमेंट मिले तो उस दिन आना। मतलब डेड बॉडी लेके घर पे रखे रहो, जिस दिन बताएंगे उस दिन आना। ये चीन की हालत है। ये युद्ध लड़ रहे। कोई दिखाए राहुल गांधी को, पाठशाला का क्लिप काट के भेजिएगा, मेरे पास तो नंबर नहीं है। इसी तरह से अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी। यह चीन के हुबोई प्रांत का वीडियो है। हुबोई में कोविड की लहर से लोग परेशान हैं। लोगों का कोविड टेस्ट तक नहीं हो पा रहा। लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीज लाइन लगा रहे हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल पा रही। सारे बेड भर चुके हैं, तो एंट्री कहां से मिलेगी? मरीजों से कहा जा रहा है कि आप घर जाइए, जब बेड खाली होगा तो अपॉइंटमेंट के आधार पर बुलाया जाएगा। वो कह रहे भैया हमको अंदर लो, हम मर जाएंगे। वो कह रहे तो घर जाके मरो, यहां जगह नहीं है मरने की, तुम्हारा नंबर आएगा तब मरने देंगे यहां। ये चीन की हालत है, और इससे चीन की मौजूदा हालत, वो हमसे लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता, ये भी कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। और भारत ने किस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी, ये भी देखना चाहिए। अमेरिका में रहने वाले महामारी विशेषज्ञ एरिक फेजल-डिंग, जो खुद चाइनीज मूल के हैं, उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि अगले 90 दिन में चीन में 60% से ज्यादा आबादी कोरोना संक्रमित हो जाएगी। चीन की आबादी 141 करोड़ है। 60% के कोरोना संक्रमित होने का मतलब है 84 करोड़ लोग संक्रमित होंगे। एरिक फेजल-डिंग का अनुमान है कि चीन में कोविड से 10 से 20 लाख मौतें होंगी। अब वहां लोग खुद को कोविड से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें चीन में इन दिनों आम हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए लोग सीढ़ी लेकर निकल कर चल रहे हैं। ये देखिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग है कि कोई मेरे से सट ना जाए। सीढ़ी से दूरी बना रहे हैं। मॉल और मेट्रो में लोग अपने चेहरे पर इतने मास्क लगाकर जा रहे हैं कि कोई गिन नहीं सकता। ये देखिए, मास्क पे मास्क, मास्क पे मास्क, इतना ये लोग डरे हुए। उधर सैनिक डरा हुआ है, इधर नागरिक डरा हुआ है। ये चीन की हालत है।
कुछ लोग तो अपने चेहरे को 10 लीटर वाली पानी की बोतल से ढककर बाहर निकल रहे हैं, पानी की बोतल से ढक लिए। ऑफिस में काम करने वाले मास्क तो लगा ही रहे हैं, उसके अलावा पूरे सिर को पॉलिथीन से ढक ले रहे हैं और हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए हैं, यानी किसी भी तरह से कोरोना के वायरस से बच जाएं, ये प्रयास कर रहे हैं। चीन ने अपनी जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया। महामारी विशेषज्ञ एरिक फेजेल्डिंग ने बताया कि चीन की अब यह सोच है कि जिसे कोरोना से संक्रमित होना है वो हो जाए, हमसे नहीं हो रहा कंट्रोल, तुम हो जाओ। जिसे कोरोना से मरना है वो मर जाए, और जितनी जल्दी लोग संक्रमित होंगे, जितनी जल्दी मौतें होंगी, उतनी ही जल्दी कोविड का पीक आएगा और उतनी ही तेजी से कोविड चला जाएगा और फिर चीन में कामकाज शुरू हो जाएगा। ये उनकी सोच हो गई है। ये चीन के लोग कह रहे हैं, चीन के जानकार कह रहे हैं कि मरता है तो मरे, कम से कम पीक आए और ये कोरोना खत्म हो। ये हैंडलिंग है कोरोना की। और याद कीजिए हमारे यहां किस तरह से जिंदगियां बचाई गई और फिर अर्थव्यवस्था बचाई। लोगों को अपने हाल पर छोड़ देने वाली यह सोच इसलिए है क्योंकि चीन अब आने वाले साल से अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहता है। उसको दिख रहा है अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, भाई इनको बचाएं, अर्थव्यवस्था बचाएं, जो पिछले 1 साल से बहुत खराब स्थिति में, और ये युद्ध लड़ेंगे। चीन को चलाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वोच्च संस्था पोलित ब्यूरो ने खुद कहा है और बदतर हो जाएंगे, क्योंकि भारत जैसे देश उन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए निवेश की बेहतर जगह दिख रहे हैं जिन कंपनियों ने चीन में बड़ा निवेश कर रखा है। वो कंपनियां भी तो परेशान है ना भाई, कि अपने वहां पर इंप्लॉइज को कोरोना से बचाएं, अपना बिजनेस बचाएं, क्या करें। इससे अच्छा चलो भैया पैक करो, इंडिया चलो। युद्ध लड़ना आसान नहीं होता बॉस। जो हमने कहा कि चीन की मौजूदा स्थिति यह बता रही है कि उसकी औकात नहीं आज की डेट में इंडिया से युद्ध लड़ने की। सब आपको एक एक करके बता रहा हूं। युद्ध लड़ना आसान नहीं होता है। यह क्यों कह रहा हूं? युद्ध से होने वाले नुकसान का अंदाजा आपको लगेगा, तब आपको पता चलेगा। यूक्रेन को भी युद्ध आसान लग रहा था, याद है ना? लेकिन यूक्रेन को 10 महीने के युद्ध में समझ आ गया कि कितना नुकसान हो चुका है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमाइल ने जर्मनी के एक अखबार फ्रैंकफर्टर अल-गमाइना जाइटुंग को बताया कि रूस के हमले से यूक्रेन को अब तक $750 बिलियन का नुकसान हो चुका है। आपको पता है $750 बिलियन कितने होते हैं? यूक्रेन का नुकसान सुनिए। यूक्रेन को युद्ध से नुकसान जो हुआ है $750 बिलियन। इसका मतलब होता है इज इक्वल टू 62 लाख करोड़ रुपए। 62 लाख करोड़ रुपए का नुकसान यूक्रेन को हो चुका है 10 महीने के युद्ध में। यूरोप के बड़े बड़े देशों, कई दुनिया के बड़े बड़े देशों की इतनी अर्थव्यवस्था नहीं है जितना 10 महीने में यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। और चीन लड़ेगा युद्ध, है उसके औकात में अभी ये लाखों करोड़ का नुकसान सहना? युद्ध की वजह से यूक्रेन की हालत यह है कि वहां इसी साल जीडीपी 30 से 35% कम हो गई। यूक्रेन के लिए युद्ध का खर्च उठाना भारी पड़ रहा। वर्ल्ड बैंक ने सितंबर में अनुमान लगाया था कि यूक्रेन को फिर से बनाने में $350 बिलियन लगेंगे, जबकि यूक्रेन की जीडीपी 2021 में $200 बिलियन थी। यूक्रेन को फिर से बनाने के लिए अमेरिका और जर्मनी जैसे देश उसी तरह के मार्शल प्लान के बारे में सोच रहे हैं, जो मार्शल प्लान दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद बर्बाद हुए यूरोप को फिर से बनाने के लिए लाया गया। 1947 में तब के अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने युद्ध में तबाह हुए यूरोप के लिए एक यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम बनाने का सुझाव दिया था। इसी को मार्शल प्लान कहते हैं। इस प्लान के तहत अमेरिका ने यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन दिया था। अमेरिका से सामान, रॉ मटेरियल और खाने पीने का सामान यूरोप भेजा गया था। इसमें तब $12 बिलियन, जो आज के हिसाब से $150 बिलियन बनते हैं, यानी 12 लाख करोड़ रुपए दिए गए। यह रकम वेस्ट जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे 16 देशों को 1948 से 1952 के बीच दिया गया। लेकिन अब कौन देगा बॉस? सबकी खुद की हालत खराब है। यूक्रेन तबाह हो रखा है, दुनिया उसके चक्कर में तबाह हो रखी है, और चीन जो है वो ऑलरेडी तबाह, वो लड़ेगा हमसे युद्ध। किसी के पास राहुल गांधी का नंबर हो तो पाठशाला का क्लिप भेजिए, नहीं तो बोलिए रोज देखें। खैर, पाठशाला में आप समंदर पर तैरते हुए शहरों का चैप्टर। आपने अब तक समंदर पर बड़े बड़े जहाज, क्रूज को तैरते हुए देखा होगा, लेकिन अब विज्ञान और तकनीक की ताकत से पूरा का पूरा शहर समंदर पर तैरे।
ये कोई साइंस फिक्शन फिल्मों की कहानी नहीं है, बल्कि भविष्य के फ्लोटिंग सिटी, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। समुद्र में तैरने वाला शहर, ये तस्वीरें उसकी दिखा रहा हूं। कैसे कछुआ जैसा लग रहा है, ये पूरा शहर है बॉस। आप हर साल बाढ़, बारिश और तूफान से होने वाली बर्बादी की तस्वीरें देखते हैं। भारत में तो बाढ़ की तस्वीरें पूरे देश से आती हैं। पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, मणिपुर, मेघालय से लेकर बिहार जैसे राज्य पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। मुंबई में हर साल आने वाली बाढ़ अरबों रुपए की बर्बादी लाती है। बेंगलुरु में इस साल आई बाढ़ ने पूरे शहर में तबाही मचाई, लेकिन हमारी सरकारें और सिस्टम इसे प्राकृतिक आपदा का नाम देकर शांत हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इस आपदा के सामने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते, बल्कि वो इस समस्या का समाधान खोज चुके हैं और समंदर पर तैरने वाले शहर यानी फ्लोटिंग सिटी बना रहे हैं। भाई जब वो पानी में ही तैर रहा है तो उसमें पानी क्या घुसेगा? घुसा लो, तो मैं तो पानी में हूं, मुझे क्या डुबाओगे? तो क्या बाढ़ आएगी वहां? सऊदी अरब ने एक ऐसे शहर पर काम किया है जो समंदर पर तैरेगा। इसका नाम है पेंगियोज। कछुए के आकार का यह शहर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह तूफान या बाढ़ में डूबेगा नहीं। इसे इटली की एक कंपनी है लजारिनी, उसने डिजाइन किया है। इसमें 60,000 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ शहर होगा। पेंगियोस शहर की लंबाई करीब 1800 फीट, चौड़ाई 2000 फीट होगी। इसमें कई फुटबॉल के मैदान आ जाएंगे। यह शहर समंदर में करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैरता रहेगा। अब इसमें आने वाले खर्चे के बारे में भी सुना बता देता हूं। कछुए के आकार के शहर को बनाने में $8 बिलियन यानी 65,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आप में से बहुत से लोगों को यह एक महंगा सौदा लग रहा होगा, लेकिन भारत में बाढ़ से होने वाले नुकसान का आंकड़ा सुनिएगा तो यह रकम बहुत छोटी लगेगी। उसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। अब इसकी बसावट के बारे में थोड़ा बताता हूं। इसमें 19 प्राइवेट विला होंगे, 69 अपार्टमेंट होंगे, 30,000 क्लस्टर कंपार्टमेंट यानी छोटे फ्लैट होंगे। इसके अलावा इसमें इस फ्लोटिंग सिटी में शॉपिंग मॉल होगा, हॉस्पिटल होगा, सड़कों की व्यवस्था होगी। मतलब सब कुछ अंदर ही है। ये नहीं कि बार बार यहां से नाव पकड़ के जा रहे हैं उधर शॉपिंग करने। लोगों को लाने ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट की व्यवस्था होगी, जिसमें छोटे प्लेन, हेलीकॉप्टर, एयर टैक्सी सब कुछ होगा। इसे सऊदी अरब के शहर जेद्दा से 81 मील दूर किंग अब्दुल्ला पोर्ट में बनाया जाएगा। इस पर 2033 में काम शुरू होगा और ये अगले 2033 में शुरू होगा और ये अगले 7-8 साल यानी 2040 में बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब इसके आगे वाले विंग्स से समंदर की लहरें टकराएंगी तो उससे बिजली पैदा होगी। इसके अलावा इसके ऊपरी हिस्से पर सोलर पैनल लगा दिए गए, यानी इसमें प्रदूषण को भी ध्यान रखा गया है। तो ये स्थिति है। अब ये समझिए कि फ्लोटिंग सिटी की जरूरत क्यों है। बहुत से ये एंड टाइम पे जो घंटी बजती है ना एकदम, अब आपको बता ही रहा था, चलिए आगे बता दूंगा। पाठशाला में घंटी बज गई है, इसका मतलब आज के लिए यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी 8:50 पर। तब तक के लिए